हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो, कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा पक्षी राष्ट्रीय पक्षी है। तो दोस्तों सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में मोर दे रखा है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है वुडपेकर, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है पीकॉक। क्या लिखा है? पीकॉक। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है कि इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन-सा माइकोप्लाज़्मा के बारे में सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माइकोप्लाज़्मा होता क्या है? तो दोस्तों माइकोप्लाज़्मा का मतलब होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो शरीर में बीमारी क्रिएट करता है। क्या करता है? शरीर में बीमारी क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार, खाँसी या फिर निमोनिया हो गया। और दोस्तों इन सब से क्या होता है? इन सब से कोशिका भित्ति में कमी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू किंगडम, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। और दोस्तों मैंने भी आपको क्या बताया था? लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब कि कोशिका भित्ति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में रेत कला महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, रेत कला महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में उड़ीसा दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है उड़ीसा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है? क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भरहुत स्तूप के द्वार और रेलिंग अवधि के दौरान बनाए गए थे। तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था मौर्य काल में। कब कराया गया था? मौर्य काल में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण कराया था अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था, ठीक है? और दोस्तों इसका विकास कब हुआ था? तो दोस्तों इसका विकास हुआ था शुंग काल में। कब? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, शुंग काल। शुंग काल में दोस्तों क्या हुआ था? विकास हुआ था, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सतह, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन लिखा इंडो, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लिखा इंडो ग्रीक, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है
सुंग। क्या लिखा है? सुंग। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है 98,374। कितना है? 98,374 रुपए है, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 81, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 66, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 74, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है 98,374, मतलब कि 98,374। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर से। कहां से पूछा गया है? करंट अफेयर से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पश्चिम बंगाल के दुखु माझी को 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों दुखु माझी को जो अवार्ड दिया गया है वो है पद्म श्री। कौन सा अवार्ड है? पद्म श्री। और दोस्तों ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने पर्यावरण और वनीकरण में अपना योगदान दिया है, ठीक है? इसलिए दोस्तों इन्हें क्या दिया गया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पता होगा पहले से ही, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स है, ठीक है? इसलिए दोस्तों आप लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन पर, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है? तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में किस कंट्री से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से दोस्तों ये लिया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आयरलैंड। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आयरलैंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आप लोग याद रखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया है, ठीक है? याद रखोगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों इनके ऑप्शंस में कुछ समझाने वाला नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों इनके ऑप्शंस में मैं आपको कुछ भी समझा नहीं पा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है? और दोस्तों जिसमें समझाने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ और जिसमें नहीं है उसमें मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझोगे और दोस्तों आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है? आप लोग बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसा है? वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इसीलिए दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इसे अच्छे से समझोगे और दोस्तों इसे याद रखोगे, ठीक है? तो दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के 8वें शेड्यूल में कौन-सी लैंग्वेज को जोड़ा गया है? और दोस्तों कौन-सी अमेंडमेंट हुई थी? 21st अमेंडमेंट। तो 21st अमेंडमेंट में जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी, उस लैंग्वेज का नाम है सिंधी। क्या नाम है? सिंधी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंधी, ठीक है? याद रखोगे आप लोग। और दोस्तों ये अमेंडमेंट कब हुई थी? तो दोस्तों उस डेट का नाम है 1967। कब हुई थी? 1967 में दोस्तों ये अमेंडमेंट हुई थी और दोस्तों इस अमेंडमेंट में कौन-सी लैंग्वेज जोड़ा गया था? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? सिंधी। क्या लिखा है? सिंधी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो लैंग्वेज थी सिंधी और कौन-सी अमेंडमेंट थी? 21st अमेंडमेंट थी, ठीक है? अच्छा, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है नेपाली। क्या लिखा है? नेपाली। तो दोस्तों नेपाली भी क्या एक लैंग्वेज है जिसे दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जोड़ा गया है।
कब जोड़ा गया था? 1992 में इसे जोड़ा गया था। और दोस्तों कौन-सी अमेंडमेंट हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 71st अमेंडमेंट हुई थी, मतलब कि 71वां संशोधन हुआ था, जिसमें दोस्तों नेपाली लैंग्वेज को जोड़ा गया था। और दोस्तों नेपाली के साथ 2 और लैंग्वेज हैं जिन्हें जोड़ा गया था। उन लैंग्वेज का नाम है मणिपुरी। क्या नाम है? मणिपुरी। और दोस्तों सेकंड लैंग्वेज का नाम है कोंकणी। क्या नाम है? कोंकणी। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि 1992 में टोटल 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। पहला नेपाली, दूसरा मणिपुरी और तीसरा कोंकणी, ठीक है? याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है डोगरी। क्या लिखा है? डोगरी। तो दोस्तों डोगरी भी क्या एक लैंग्वेज है, जिसे दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जोड़ा गया था। इसका प्रावधान आया था 2003 में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2003 में। और दोस्तों इसे जोड़ा गया था 2004 में, मतलब कि 2003 और 2004 के बीच में इसे जोड़ दिया गया था, ठीक है? याद रखोगे 2003 में इसका प्रावधान आता है और 2004 में इसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है? और दोस्तों कौन-सी अमेंडमेंट हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी हमारी 92, कौन-सी? 92 अमेंडमेंट हुई थी, मतलब कि 92 संशोधन हुआ था, ठीक है? और दोस्तों डोगरी के साथ 3 और लैंग्वेज हैं जिन्हें जोड़ा गया था। क्या नाम है उनका? बोडो। बोडो क्या एक लैंग्वेज है, इसे भी दोस्तों जोड़ा गया था किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ठीक है? बोडो के अलावा दोस्तों है मैथिली। मैथिली को जोड़ा गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैथिली। मैथिली क्या एक लैंग्वेज है और दोस्तों इसे भी जोड़ा गया था। और दोस्तों इसके बाद है संथाली। क्या नाम है? संथाली। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, संथाली। इसे भी जोड़ा गया था। कहने का मतलब ये है कि 2003 और 2004 के बीच में टोटल 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ठीक है? इन 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था। याद रखोगे? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैंने आपको चारों के चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में आ जाता है कि 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है टोटल? तो दोस्तों 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग टोटल लैंग्वेज है 22। कितनी है? 22 है। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 8वें शेड्यूल से पहले कितनी लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में? तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा 14। क्या बनेगा? 14, मतलब कि 8वें शेड्यूल से पहले 14 लैंग्वेज हैं और 8वें शेड्यूल के बाद कितनी है टोटल? 22 लैंग्वेज है, ठीक है? और दोस्तों मैंने क्या किया है, 14 लैंग्वेज आपको पहले से पता होंगी और 8 लैंग्वेज दोस्तों मैंने अभी-अभी आपको बताई हैं। पहली क्या थी? सिंधी। सिंधी के बाद है दोस्तों नेपाली। मैं दोस्तों बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं डीएसएसबी में, ठीक है? इसलिए दोस्तों मैं बार-बार मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है? पहला हो गया सिंधी, दूसरा हो गया नेपाली, तीसरा हो गया मणिपुरी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मणिपुरी। और दोस्तों चौथा हो गया कौन-सा? कोंकणी। कोंकणी यहाँ पे लिख देता हूँ, कोंकणी लैंग्वेज है ये भी, ठीक है? कोंकणी अभी लिखवाया था मैंने। और इसके बाद दोस्तों है क्या? डोगरी। डोगरी, ठीक है? डोगरी। इसके बाद दोस्तों मैथिली। 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 फिर दोस्तों इसके बाद क्या है? संथाली। याद रखोगे, संथाली। संथाली। और दोस्तों इसके बाद है बोडो। क्या है? बोडो। ये भी क्या है? एक लैंग्वेज है। अब दोस्तों काउंट कर लो टोटल 8 लैंग्वेज हुई या फिर नहीं हुई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, मतलब कि टोटल 8 लैंग्वेज हो चुकी हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हो कि 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? 8 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, ठीक है? वो 8 की 8 लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है? और दोस्तों कौन-सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई है, मैंने ये भी आपको बता दिया है, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बड़े अच्छे से समझाया है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है, तो दोस्तों क्लास को थोड़ा-सा रिवर्स करके देखना, 100% दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे कि 8वें शेड्यूल से पहले टोटल 14 लैंग्वेज थी और 8वें शेड्यूल के बाद टोटल 22 लैंग्वेज है, ठीक है? 8 लैंग्वेज को हमने और ऐड कर दिया, ठीक है? किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ठीक है? याद रखोगे, अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसे कर दोगे, ठीक है? और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है, वो बना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंधी, ठीक है? अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क में है। किसमें है? होमवर्क के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है।
तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा समुदाय वैसाखी के त्योहार से जुड़ा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा समुदाय वैसाखी त्योहार से जुड़ा है। तो दोस्तों याद रखना, सिख समुदाय कौन-सा? सिख समुदाय दोस्तों वैसाखी त्योहार से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हिंदू, गलत हो गया। सेकंड में क्रिश्चियन, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है सिख। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? मतलब कि 1947 के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों ये जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में दोस्तों पहली बार स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 1954, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 1950, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1948, ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में लिखा है 1951। तो दोस्तों 1951 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आप लोग याद रखोगे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, ठीक है? याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द डीएनए डबल हेलिक्स? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन-सा डीएनए डबल हेलिक्स है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए डबल हेलिक्स होता कैसा है? तो दोस्तों ये होता है सीढ़ीदार। कैसा होता है? सीढ़ी की तरह होता है, ठीक है? और दोस्तों ये आपस में जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में बना है। तो दोस्तों फर्स्ट डायग्राम में सीढ़ी नहीं है, इसका मतलब है गलत हो गया। सेकंड डायग्राम में भी सीढ़ी नहीं है, गलत हो गया। थर्ड डायग्राम में दोस्तों सीढ़ी तो है, लेकिन दोस्तों आपस में जुड़ी हुई नहीं, मतलब कि इस प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ से बनाया ऐसा। ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास बचा है डी, मतलब कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि ये किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है डी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जिस स्टूडेंट को ये डायग्राम पता था, वो इसका आंसर आसानी से निकाल सकता था, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या लिखा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून का समान अधिकार। तो दोस्तों कानून का समान अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का कोई पर्सन हमारी कंट्री में आता है और उसके साथ कोई दिक्कत होती है, तो दोस्तों हमारा कानून उसके साथ खड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो पहला मौलिक अधिकार है वो कैसा है? विदेशी नागरिकों को उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि वो अधिकार बताओ जो विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी। तो दोस्तों विदेशी नागरिकों को फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी का भी अधिकार है, ठीक है? अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण का अधिकार। अगर दोस्तों विदेशी नागरिक के साथ कोई भी शोषण होता है, तो दोस्तों हमारा कानून उसके साथ खड़ा है, ठीक है? मैंने अभी आपको समझाया कि पाकिस्तान का कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में आता है और उसके साथ कोई भी मिसबिहेव होता है, तो दोस्तों हमारा कानून उसके साथ खड़ा है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये भी अधिकार कैसा है? विदेशी नागरिकों के साथ है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि बोलने का पूर्ण अधिकार। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि आपके घर में कोई बाहर का बंदा आता है और कुछ बोल के जाता है, क्या आप उसे बोलने दोगे या फिर नहीं बोलने दोगे? तो दोस्तों आप कहोगे कि बाहर वाला बंदा हमारे घर पे नहीं बोल सकता है। इसी प्रकार दोस्तों पाकिस्तान से आया हुआ पर्सन
हमारी कंट्री में फालतू नहीं बोल सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का ही हो, किसी भी कंट्री से आया हुआ पर्सन हमारी कंट्री में फालतू नहीं बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब कि हमारे घरेलू मामलों पर बाहर का पर्सन नहीं बोल सकता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ये जो अधिकार है, ये वाला अधिकार हमने विदेशी नागरिकों को नहीं दे रखा है। मतलब कि बोलने का अधिकार हमने उनको नहीं दिया है, ठीक है? तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि पर कैपिटा नेशनल इनकम 2014 से लेकर के 2023 तक कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? दोस्तों ये इंक्रीज हुई है 35.12%। कितना? 35.12% इंक्रीज हुई है, ठीक है? और दोस्तों ये डाटा किसने दिया है? तो दोस्तों ये डाटा प्रोवाइड किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड 35.12%, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गुरु गोविंद सिंह स्टैब्लिश द खालसा पंथ? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों याद रखना गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कब किया था? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1732, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 1756, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1699। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि 2024 में हमारा भारत खराब एयर क्वालिटी में कितने नंबर पे है? तो दोस्तों ये है 3 नंबर पे। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है, ठीक है? और दोस्तों कितने कंट्रीज के कंपैरिजन में? तो दोस्तों टोटल 10 कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारा भारत तीसरे नंबर पे है। किस चीज में? खराब एयर क्वालिटी में। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 6, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है सेकंड, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लिखा है थर्ड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द फेमस इंसिडेंस नॉन एज द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 वाज रिलेटेड विथ द। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 1907 में सूरत में जो घटना हुई थी वो घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो घटना संबंधित है इंडियन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ये दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? आप लोग इसे याद रखोगे। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है आ स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस ऑफ लोअर एंड अपर पैलियोलिथिक टूल्स वाज आइडेंटिफाइड इन कर्नाटक। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कर्नाटक में लोअर एंड अपर पैलियोलिथिक टूल्स की पहचान कहां पर की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी मलप्रभा, घटाप्रभा वैली। अब दोस्तों चेक करो ये कहां पर दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मलप्रभा, घटाप्रभा वैली। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा गया है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि त्रिशड़ा मिशन अंतरिक्ष के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश की एजेंसियां हैं? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में त्रिशड़ा मिशन में भारत के साथ और किस देश की एजेंसियां शामिल हैं? तो दोस्तों याद रखना, फ्रांस की। किसकी? फ्रांस देश की दोस्तों एजेंसियां शामिल हैं। ठीक है, किस मिशन में? त्रिशड़ा मिशन में। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन लिखा है फ्रांस। इसका मतलब है कि लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों त्रिशड़ा की फुल फॉर्म जानना है आपको, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? थर्मल इंफ्रा रेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेस असेसमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये दोस्तों त्रिशड़ा की फुल फॉर्म है, आप लोग इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है अकॉर्डिंग टू द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इन द ईयर 2021-22। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि 21-22 में भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था? तो दोस्तों ये था 55.2%। कितना था? 55.2%। और दोस्तों कब था? 2021-22 में। अब दोस्तों चेक करो कि ये रेट किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 50.6%, गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 55.2%। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फिर गलत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।